हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 8 का एसएसटी का पीरियोडिक टेस्ट। इसका ये सेट 1 है। 40 मार्क्स का ये आपका पीटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन। असर्शन है सोलर एंड विंड एनर्जी आर कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये ट्रू है क्योंकि हमें पता है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है नेचुरली फॉर्म होती है, अपने आप बनती हैं। रीजन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिप्लेनिश नेचुरली ओवर अ टाइम एंड आर नॉट डिप्लीटेड व्हेन यूज्ड सस्टेनेबल। रीजन में लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप ही नेचुरली बन जाती है अगर हम उसे अच्छे तरीके से यूज करें। तो इसका रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कोल और पेट्रोल रिन्यूएबल नहीं है, वो नेचुरली बहुत साल लग जाते हैं, उसे 100 ही साल लग जाते हैं बनने में। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड है आपके वृक्षिया आयुर्वेदा इज एन एंशियंट इंडियन साइंस फॉर प्लांट ट्री केयर। तो ये एंशियंट इंडियन साइंस है प्लांट ट्री केयर की, तो सेकंड वाला ट्रू है। थर्ड, द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स रेफर टू स्लोअर ग्रोथ इन रिसोर्सेज रिच रीजन। तो आपका जो थर्ड वाला है ये भी करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर लाइफ। जीवन के लिए कौन से रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एयर वाटर सॉइल, दूसरा कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, थर्ड है सीमेंट ब्रिक्स ग्लास, फोर्थ है सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बायोमास। तो जिंदगी के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एयर वाटर और सॉइल। ये आपको पता ही होना चाहिए। और सब चीजों को हम उनके अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, कोई और चीज का भी यूज करा जा सकता है, मगर हवा हमें ऑक्सीजन के सांस लेने के लिए चाहिए, पानी हमारी बहुत एक्टिविटीज के लिए चाहिए, और मिट्टी भी। क्लियर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन थर्ड का। क्वेश्चन फोर्थ फिर असर्शन रीजन है अलाउद्दीन खिलजी इशू कॉइन ब्रिंग द टाइटल सिकंदर सैनी। असर्शन आपका ट्रू है। आपकी बुक में है ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को टाइटल दिया था सिकंदर सैनी। रीजन, ही वांटेड टू बी पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज अ ग्रेट कॉन्क्यूर लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट। यस, जैसे अलेक्जेंडर ग्रेट बहुत ही ताकतवर था और उसने अपनी किंगडम को बढ़ाने का भी बहुत काम किया, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी भी अपने आप को अलेक्जेंडर की तरह ही मानता था, ग्रेट। तो इसका रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन ए, असर्शन रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। क्वेश्चन फिफ्थ, महाराणा प्रताप डिस्पाइट फेसिंग अ पावरफुल मुगल आर्मी continued resist from the available using guerrilla warfare. What does the reveal about the nature of the regional kingdom strategies against the मुगल। तो जो महाराणा प्रताप थे वो डायरेक्ट मुगल से लड़ते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था मुगल्स के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, तो वो उनके साथ क्या करते थे, गुरिल्ला वार करते थे। क्लियर है। तो इसमें बोला उसके लिए करेक्ट। तो पहला है दे अवॉइडेड डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन यूज अ टेरियन एडवांटेज। तो वो उनके साथ डायरेक्ट लड़ते नहीं थे, वो अपने पहाड़ी क्षेत्र का एडवांटेज लेते थे। दूसरा ऑप्शन है दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट देन द मुगल, उन्होंने मजबूत किला बनाया था ताकि मुगल उनके किले को तोड़ ना पाए। थर्ड, दे शिफ्टेड कैपिटल फ्रीक्वेंटली एस्केप इन्वेजन, वो अपनी कैपिटल को चेंज करते रहते थे। और फोर्थ है दे डिपेंड मेनली ऑन फॉरेन अलायंसेस, वो और देश के आसपास के जो और राज्य थे उनकी सेनाओं पर डिपेंड करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वन है कि महाराणा प्रताप डायरेक्ट नहीं लड़ते थे मगर गोरिल्ला वार करके वो अपनी टेरिटरी का उन्हें अच्छे से पता था, पहाड़ी क्षेत्र का,
तो इस तरीके से वो मुगलों को चैलेंज करते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बी सी डी गलत है। तो क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन ए, यूज डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते थे और टेरियन एडवांटेज लेते थे, पहाड़ी क्षेत्र का एडवांटेज लेते थे। नेक्स्ट है हुज, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग इज दिस इन द फॉलोइंग, ये पेंटिंग किसकी है? तो जो ये देखने से पता लग रहे हैं ये सिख हैं, घोड़े पे हैं, तो ये तो बिल्कुल सब कुछ बच्चों को पता होगा, वो है गुरु गोविंद सिंह। ये पेंटिंग गुरु गोविंद सिंह की है, आपकी बुक में ये पेंटिंग है। क्लियर है? क्वेश्चन है 7, अहिल्या बाई होलकर इज रिमेम्बर्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर एंड डिवोशन, सी रिबिल्ड द फेमस डैश टेम्पल ऑफ वाराणसी। तो वैसे तो बच्चों को खुद ही पता होगा वाराणसी का सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है, मोदी जी भी वहां जाते रहते हैं, तो काशी विश्वनाथ। ठीक है, वैसे भी आप समझ जाएंगे वाराणसी का सबसे फेमस टेम्पल है काशी विश्वनाथ, पहले से ही है और मोदी जी ने तो ज्यादा ही फेमस कर दिया है। तो काशी विश्वनाथ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई करनी है पिक्चर, तो यहाँ पर देखो पोस्ट बॉक्स दिया है, न्यूज़पेपर दिया है, इंटरनेट वाईफाई दिया है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन दी है और बोला है ये किसका है, तो ये वोटिंग मशीन का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ईवीएम, शॉर्ट फॉर्म इसकी ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 9, ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन वोटर डायरेक्टली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 543 कॉन्स्टिट्यूंसी, दिस सो इंडिया फॉलोइंग सिस्टम, इंडिया के किस सिस्टम को दिखाता है कि जो जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, तो सब लोग वोट देते हैं। किनको वोट देते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो वोट देते हैं, क्या ये इलेक्शन क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इलेक्टोरल है या प्रोपोर्शनल है? तो जब हम लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो वो इलेक्शन कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि लोग वोट देते हैं डायरेक्टली और हम सबके वोट से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऑप्शन बी डायरेक्ट इलेक्शन। क्वेश्चन 10, ड्यूरिंग इलेक्शन अ सिटीजन is dissatisfied with the candidate but still want to cast their vote officially, which option should they choose the EVM? इलेक्शन के टाइम पे कई बार ऐसा भी होता है, जो वोटर होते हैं उनको कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी पार्टी उनके लिए कुछ खास करने वाली नहीं है। तो उस टाइम पे वो वोट तो देना चाहते हैं पर किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते, तो कौन से ऑप्शन को अपनाएंगे? नोटा उसका आंसर होगा, ऑप्शन सी, कि वो हर पार्टी से उनको हर पार्टी बेकार लगती है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? नोटा। तो किसी भी पार्टी को जो है पसंद नहीं करेंगे पर वोट देना चाहते हैं, तो ऑप्शन सी नोटा यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग कोविड-19 फैक्ट्री इन इंडियन स्ट्रगलिंग टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड लीडिंग टू प्रोड्यूस डिले। तो कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी वो स्ट्रगल कर रही थी कि उनको कच्चा माल मिले ताकि वो फिनिश गुड बना पाए, तो इनमें से कौन सी चीज की उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी? तो क्वेश्चन 11 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनके लिए फिनिश गुड को बनाने में इंपॉर्टेंट थी, मगर वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कई कंट्रियां उस टाइम पे क्या थी, बंद थी, एविएशन भी रुका हुआ था। तो ऑप्शन बी सप्लाई चेन क्या थी, वो उस टाइम पे ब्रेक हो रखी थी। क्लियर है? डिस्ट्रप्शन। Question 12, a country with large young working population experience faster economic growth due to higher productivity। कोई कंट्री जो है उसमें यंग वर्किंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो, जिसके कारण उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो, तो अगर ऐसा है तो वो उस एडवांटेज को क्या कहेंगे? तो उस एडवांटेज को कहेंगे हम जिसमें कोई कंपनी में यंग वर्कर है, मतलब कोई कंट्री में यंग वर्कर है जिसके कारण देश की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो उस एडवांटेज को हम कहेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड। जहाँ पे जवान लोगों की संख्या ज़्यादा है जिसके कारण देश का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से बढ़ रहा है, उससे बोला जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज द डैश वाइल द प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज द डैश।
तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का प्रेसिडेंट ऑफिसर और राज्यसभा का प्रीसीडिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के प्रीसीडिंग ऑफिसर, लोकसभा के प्रीसीडिंग ऑफिसर को बोलते हैं स्पीकर और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 13 का। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट है, रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन को पहले ही एग्जाम के टाइम पे ही बता दिया गया था, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, a draft of a proposal law is introduced in parliament, MP debate and vote on it before it become an act, the draft is called, तो उस ड्राफ्ट को क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी को बिल, उसको बोलेंगे बिल। जब भी कोई ड्राफ्ट पार्लियामेंट में यानी कोई किसी भी लॉ को बनाने या उसे एलिमिनेट करने के लिए जब एक डॉक्यूमेंट को तैयार करा जाता है, ठीक है, तो एमपी उस पर डिबेट करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है, तो उस ड्राफ्ट को उस टाइम पे क्या बोला जाता है? बिल बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन 15 का, बिल बोला जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी कर लेते हैं। सेक्शन बी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच हैं, 3 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज जोहर, सेकंड है व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है, थर्ड है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के क्या क्या फैक्टर हैं। 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं। अगेन इसके बाद सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनके क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करते हैं। 3 मार्क्स ईच सेक्शन सी में भी। क्वेश्चन 19 है व्हाट आर द 3 कंडीशंस मेक एन एलिमेंट ऑफ नेचर अ रिसोर्स। सेकेंड है कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल, व्हाट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। तो मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के बीच में हमें बताना है कि क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंसेस थे। क्वेश्चन 21 है व्हाट आर द 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के 4 मेन फैक्टर कौन से हैं। क्वेश्चन 22 है एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के मेन फंक्शन कौन से हैं। इसके बाद है आपका सेक्शन डी, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इसकी स्टडी करनी है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो हमें केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 24, 23, 24 केस बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका सेक्शन ई, जिसमें हमें मैप वाला पार्ट है, मैप को हमें करना है। चलिए हम इनके अब आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सभी के हम आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज जोहर, जोहर क्या है, आंसर भी लिखा है यहाँ पे। जोहर वाज द मेडिवल इंडियन कस्टम ऑफ मास सेल्फ इमोलेशन बाय वुमेन इन राजपूत fortress primarily to avoid capture, dishonor by invading enemy army, especially when defeated was imminent। तो जोहर जो है राजपूत महिलाओं की एक प्रथा होती थी, मतलब उनका एक कस्टम था, रिवाज था। अगर उन्हें लगता था कि उनके राजा इस जंग में, युद्ध में हार जाएंगे और उसके बाद जो उनकी रानियां हैं, पटरानियां हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा उनके एनिमीज द्वारा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो वो इससे बचने के लिए अपने महल में अपने आप को आग के हवाले कर देती थी, अपने आप को जला लिया करती थी। उस प्रथा को क्या बोला जाता था? जोहर बोला जाता था। ठीक है, तो ये मध्यकाल के यानी पुराने समय का कस्टम था। किनका? राजपूत लेडीज का। वो अपने महल में क्या करती थी? अपने आप को आग में झोंक लेती थी, या अपने आप को कह सकते हो आग से जला लिया करती थी, ताकि एनिमी उन्हें पकड़ ना सके और उनके साथ कोई मिसबिहेव ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन बी के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है? तो द मेन टास्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टू सुप्रिटेंड, डायरेक्ट
and control the entire process of conducting election of parliament and the legislature of every state and the offices of president and vice president of India. तो इलेक्शन कमीशन का मेन काम ये है कि वो चुनाव देखेगी, चुनाव करवाएगी, यानी वोट करवाएगी, वोटिंग को देखेगी। वो वोटिंग चाहे प्रधानमंत्री की वाली वोटिंग हो, चाहे उपराष्ट्रपति वाली हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो भी वोटिंग होती हैं, ठीक है, चाहे मुख्यमंत्री की वोटिंग हो, उन वोटिंग्स को कराने का काम, अच्छे तरीके से फ्री और फेयर कराने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो वोट करवाती है, जिससे MP MLA वगैरह बनते हैं, उन सब की वोटिंग कराने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये आंसर है। इसी तरीके से आपको आंसर्स याद करने हैं और एग्जाम में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के फैक्टर क्या है? प्रोडक्शन समझते हो ना? तो प्रोडक्शन के फैक्टर, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एसेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। तो प्रोडक्शन का मेन काम है जो इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से गुड्स और सर्विस को तैयार करना, सामान को बनाना या सर्विस को प्रोवाइड करना। दे आर टिपिकली कैटेगराइज इनटू 4 टाइप। और जो फैक्टर्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। इन 4 चीज़ों के द्वारा ही किसी प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है या किसी सर्विस को प्रोवाइड करा जा सकता है। तो सर्विस का मतलब जैसे आप इंटरनेट की सर्विस लेते हैं या नेटफ्लिक्स की सर्विस लेते हैं, ये सब क्या है? सर्विस हैं। प्रोडक्ट क्या है? आप सोफ़ा खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, जो आपके पास आ जाए, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस का एक बड़ा रोल होता है, उसी को बोला गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन सेक्शन सी, 3 मार्क्स ईच है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 19, व्हाट 3 कंडीशन मेक एन एलिमेंट ऑफ नेचर अ रिसोर्स? 3 कंडीशन ऐसी कौन सी हैं जो नेचर के रिसोर्स के मुख्य एलिमेंट हैं? तो 3 मेन कंडीशंस जो है वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट कंडीशन है, इट मस्ट हैव यूटिलिटी और यूज वैल्यू, मीनिंग इट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। तो पहली, जो भी चीज़ हम बनाएं वो लोगों के काम की हो, उसकी कुछ उपयोगिता हो, उसका कुछ यूज़ हो, तो वो काम की होनी चाहिए चीज़, और उससे लोगों का काम जो है आसान हो सके, वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सेकंड है, इट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल यूज। दूसरा, वो इस तरीके की हो कि लोग उसे आसानी से समझ पाए। ये नहीं कि इतनी हार्ड टेक्नोलॉजी हो कि लोग उसको समझ ही ना पा रहे हो। तो उसकी टेक्नोलॉजी आसान होनी चाहिए, अगर वो टेक्नोलॉजी बेस है। वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका प्रयोग कर सकें, खरीद सकें उसे। और तीसरा, वो किसी जाति धर्म के लिए या किसी के लिए भी नुकसानदायक ना हो, यानी हर कल्चर के लोग उसको यूज़ भी कर पाएँ। तो दूसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी जो है इजी टेक्नोलॉजी हो, आसानी से लोग इसको खरीद सकें, खरीदने के लिए आसान हो, और हर कल्चर के लोग उसका प्रयोग कर पाएँ। थर्ड है, इट्स यूज मस्ट बी वैल्यूएबल बाय सोसाइटी एट द गिवन टाइम। और जब उस चीज़ का लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद हो, उस समय के लिए। समय के हिसाब से तो चीज़ ऑब्सोलेट हो जाती है, मगर उस समय के लिए वो फायदेमंद होनी चाहिए। क्वेश्चन 20, कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्वेश्चन 20, कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, व्हाट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, उनके बीच की सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना है। तो सिमिलरिटी क्या है? बोथ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स वर centralized empire established by the conqueror from the Central Asia. Both rely on strong military to expand and maintain control over a vast territory in India subcontinent. Both use a system of nobles and officials like Iqtadar in Sultanate and Mansabdar in Mughals to administrate the empire and collect the revenue. तो जो दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों ही क्या थे? दोनों ही सेंट्रल
सेंट्रलाइज एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहते थे सेंट्रल एशिया में, यानी सेंट्रल एशिया में दोनों का इंटरेस्ट था, दोनों ही के पास बड़ी सेना थी और दोनों ही अपनी बड़ी सेना के द्वारा पूरे सेंट्रल एशिया में अपना शासन चलाना चाहते थे, अपनी सेना के द्वारा सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करना चाहते थे और वहां से इनकम भी कलेक्ट करते थे। किस तरीके से? मनसबदारी के द्वारा कलेक्ट करते थे। डिफरेंस क्या है? मुगल वर जनरली मोर सक्सेसफुल इन बिल्डिंग a more integrated and long-lasting empire by incorporating diverse local Rajput into their administrative through matrimonial alliance and high rank. The Delhi Sultanate, particularly in its earlier phase, often rely more heavily on force and face more frequent rebellion. The Mughal also developed a more sophisticated and standardized system of administration and revenue collection compared to the more varied and personal approach of many sultan. तो डिफरेंस देख लेते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, तो डिफरेंस भी समझ लें। जो मुगल थे, तो जो मुगल थे उन्होंने क्या करा, जहाँ पे उनकी सल्तनत थी, जहाँ पे उनकी किंगडम थी, वहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों को और राजपूत लोगों को भी अपनी सेना में और ऊंचे पदों पे उन्होंने उनको स्थान दिया। साथ ही उन्होंने राजपूतों के साथ अपने वैवाहिक संबंध बनाए, उनकी बेटी वगैरह के साथ उन्होंने शादी वगैरह करी। इस तरीके से उनके जो संबंध थे वहाँ के लोकल लोगों और राजपूतों के साथ अच्छे थे। जबकि दूसरी तरफ जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो उनके अपने लोग थे उन्हीं को उच्च पद दिए, साथ ही वहाँ वो के लोकल लोगों को वो अपने ताकत के माध्यम से क्या करते थे, दबाते थे, जिसके कारण मुगल सल्तनत में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी था और जो दिल्ली सल्तनत में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी था। जो मुगल सल्तनत थी वो कंपैरिजन में दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा मजबूत थी। क्वेश्चन 21, व्हाट आर द 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के 4 मेन फैक्टर कौन से हैं? तो 4 मेन फैक्टर आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेज। ये चारों क्या हैं? आपके मेन फैक्टर हैं। तो समझ लेते हैं इसे। तो लैंड क्या है? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन। कुछ भी हमें बनाना है तो हमारे को सारे रिसोर्सेज का यूज करना होता है, रॉ मटेरियल, वाटर, लैंड इटसेल्फ। लेबर, कोई भी काम करना है तो उसके लिए लेबर की जरूरत होती है। कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज यूज टू क्रिएट अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें कोई सामान बनाना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सों का यूज, रिसोर्सों को क्या करना पड़ेगा, यूज को क्रिएट करना पड़ेगा, उन्हें बनाना पड़ेगा। जैसे टूल्स बनाने पड़ेंगे, मशीनरी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अगर टूल्स हमारे पास है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, तभी तो हम कोई सामान को तैयार कर पाएंगे। हमारे पास मशीन ही नहीं है, टूल ही नहीं है, तो हम किसी भी सामान को कैसे बनाएंगे और उन सामान को कहाँ रखेंगे। क्वेश्चन 4, इंटरप्राइजेज यानी वो ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइज करेंगे एंड मैनेज करेंगे अदर 3 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन टेकिंग ऑन द रिस्क ऑफ द बिजनेस। यानी जो इंटरप्राइजेज यानी वो बुद्धिमान लोग जो समझेंगे कि हमें लैंड कहाँ लेनी चाहिए, हमें कैसी लेबरों की ज़रूरत है और हम मशीनों, कौन सी मशीनों का प्रयोग करके अच्छे प्रकार के गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंटरप्राइजेज यानी बुद्धिमान लोग। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के मेन फंक्शन क्या है? तो जो मेन फंक्शन है, पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कानून बनाना। समझते हो आप कानून क्या बनाना, लॉ बनाना, कानून बनाना। दूसरा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, सरकार पर नियंत्रण करना कि सरकार क्या काम कर रही है। ऐसे लोगों के ऊपर खामखामे तो कोई प्रकार के टैक्स या कोई चीज़ों को जरूरी तो नहीं थोपा जा रहा, तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का मतलब सरकार के काम पर नियंत्रण करना। थर्ड, फाइनेंशियल फंक्शन, सरकार जो बजट है वो बजट का किस तरीके से प्रयोग कर रही है, वो बजट कैसे दिया जा रहा है, शिक्षा पे कितना लगाया जा रहा है, इलाज पे कितना लगाया जा रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन क्या है आपका? तो इलेक्टोरल फंक्शन में का मतलब क्या है? चुनाव संबंधित कार्य, यानी जो चुनाव होंगे, किस राज्य में कब चुनाव होंगे उससे रिलेटेड
ठीक है ना, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इलेक्टोरल फंक्शन है। फिफ्थ है जुडिशरी फंक्शन, यानी न्यायिक कार्य, कि जो हमारे जजेस वगैरह हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, अगर कोई गलत कार्य है तो कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जा सके। और लास्ट है क्वेश्चन सिक्स पार्ट है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन का मतलब क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में कोई चीज़ को जोड़ना है या घटाना है, यानी कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, तो उससे रिलेटेड, टू हैव द पावर ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ को अमेंडमेंट करना। क्वेश्चन अब हम करेंगे सेक्शन डी, केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिए थे वहाँ पे, आपको हमने पैसेज पढ़ लिया था, पैसेज के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, हाउ मेनी पार्ट हैड मराठा आर्म्ड फोर्स नेम देम, तो जो मराठा आर्म फोर्स थी उसके कितने पार्ट थे और उनके क्या नेम थे। तो जो मराठा सेना है उसके दो पार्ट थे, मराठा सेना के कितने पार्ट थे, टू पार्ट थे, एक था बारगीर और दूसरा था सिलेदार। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज मराठा आर्म फेस डिवाइड कितने पार्ट में था, अच्छा सॉरी थ्री पार्ट में, तो कितने पार्ट में था, थ्री पार्ट्स में, एक था इन्फेंट्री, दूसरा कैलवरी, तीसरा नेवी। समझ आ गया, तीन पार्ट हैं उसके, इन्फेंट्री, कैलवरी और नेवी। सेकंड है, हु हैड यूरोपियन स्टाइल आर्मी, यूरोपियन स्टाइल आर्मी, हु हैड लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी, यूरोपियन लार्ज स्टाइल आर्मी कौन सी थी, तो पैसेज के हिसाब से वो थी महाजदी, सिंधे, उनके पास लार्ज यूरोपियन आर्मी थी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका केस बेस्ड स्टडी का ही, हाउ मेनी टाइप ऑफ सोल्जर इन मराठा कैलवरी, तो मराठा कैवलरी मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सोल्जर, तो पहले जो सोल्जर थे वो थे बारगीर और दूसरे सोल्जर कौन से थे, वो थे आपके सिलेदार। जो बारगीर थे उनके घोड़े और जो हथियार थे उनको जो है स्टेट सरकार देती थी, तो बारगीर सोल्जर हु हैड हॉर्स एंड इक्विप्ड वर पेड बाय द स्टेट, उन्हें सरकार देती थी, उनके घोड़े भी और उनके हथियार भी। और जो सिलेदार थे, सिलेदार हुज हॉर्स एंड इक्विप्ड वर पेड फॉर बाय द सोल्जर देमसेल्फ, वो अपने हथियार और अपने घोड़े खुद लाते थे। क्लियर हो गया, ये मराठा। नेक्स्ट है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो पैसेज हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जुडिशरी इज इंटरप्रिटेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ ऑफ लैंड इंक्लूडिंग स्पेसिफिक केस ऑफ डिस्प्यूट, तो वो विवादों को सुलझाएंगे। तो जुडिशरी का काम है किसी भी प्रकार के कोई झगड़े हैं, कोई विवाद है, तो उनको कानूनी के माध्यम से सुलझाया जाए, सॉल्व करा जाए। हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी कैसे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करती है, तो जुडिशरी एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंश्योरिंग दैट branches of all government operate within the principle and parameter in the constitution. It fills this role by interpreting law, resolving dispute and safeguarding fundamental rights. Next question, explain two way in which the judiciary upholds the democracy in society, तो जुडिशरी किस तरीके से सोसाइटी में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखती है, तो एक इंटरप्रेटिंग और अप्लाइंग करती है, लॉ को अप्लाई कराती है सभी लोगों के लिए, लॉ जो सेम है और कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करा जाए, और दूसरा जो फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को जो अधिकार दिए गए हैं उनको बचाए रखती है, जो हमारे को जितने भी राइट्स मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उनको सेव करने में हमारी हेल्प करती है। सभी क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो विद आंसर्स और अच्छे से लर्न कर लीजिए।
क्लास 8th का ये एसएसटी का PT1 था जो आपको सॉल्व कराया है। अच्छे से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न कर लें। जिन बच्चों का अभी PT रह रहा है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। न्यू सिलेबस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और सब्जेक्टों के भी आपको PT और यूनिट टेस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सभी क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी जा सकते हैं जहां आपको सभी सब्जेक्टों के PT मिल जाएंगे, यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे।